नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आ गई हूँ आप लोगों के बीच अपना यूट्यूब वीडियो लेकर। आज का ये वीडियो रीतिकालीन काव्य पर आधारित है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम वर्ग आदिकाल, द्वितीय वर्ग भक्ति काव्य या भक्ति काल, जिसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, और तृतीय काल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। रीति का मतलब होता है किसी पद्धति विशेष से। रीति मतलब इस काल में पद्धति के आधार पर या रीति के आधार पर लिखने की परंपरा रही है, इसलिए हम इस काल को रीतिकाल में इसलिए हम इस काल को रीतिकाल कहते हैं। प्रत्येक कवि की रचनाएं अपनी रीति की सांचे में ढालकर ही प्रस्तुत की थी। इस काल का जो कवि रहा है, सबका अपना अपना कहने का नज़रिया रहा है। कोई प्रेम पर कह रहा है और मोस्टली प्रेम पर ही कहा गया है, जिसमें नायिका भेद वगैरह का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसमें मुक्त काव्य भी लिखे गए हैं, नीति काव्य भी लिखे गए हैं, लेकिन रीतिकाल को मुख्यतः नक्सिक वर्णन, नायिका वर्णन के आधार पर ही रीतिकाल कहा गया है, क्योंकि इसी चीज़ की बहुलता रही। इसमें समाज का वर्णन बहुत कम मिलता है। अच्छा, अगर हम समय की सीमा की बात करते हैं, समय संवत 1643 से संवत 1843 ईस्वी तक आचार्य शुक्ल जी ने इसका समय सीमा माना है। इस काल में जो है हिंदी कविता के विकास के लक्षण ग्रंथों का योगदान और परिपाटी तथा रीतिकाल के प्रवर्तन की समस्या का विश्लेषण किया गया है। केशव दास इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं और आचार्य शुक्ल जी ने चिंतामणि जी को इस काल का प्रथम कवि माना है। कुछ लोग केशव दास जी को भी मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी कविता की रीतिकालीन कविता पर व्याख्या करते हुए, टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया था। इसमें लक्षण ग्रंथ के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने कहा था कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठाक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। इसके अलावा इन्होंने रीतिकाल के आरंभ में कहा है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि चिंतामणि से इन्होंने माना है रीतिकाल की अखंड परंपरा को। तो ये कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कहते हैं कहा जाता है कि किसी भी भाषा के निर्माण में या किसी भी युगीन परिवेश के निर्माण में वातावरण का, परिस्थिति का बहुत योगदान होता है। प्रत्येक युग का वातावरण, प्रत्येक युग में उसकी राजनीतिक परिस्थितियाँ, समाज की परिस्थितियाँ, संस्कृति क्या है, कला के मूल्य क्या हैं, इन सब से भी प्रदर्शित होती है और निर्मित होती है। इसलिए युग विशेष के अध्ययन के लिए इस काल विशेष को कई भागों में बांट दिया जाता है। कि जैसे रीतिकाल को हमको अगर समझना हो तो हम इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पहले देखेंगे, उसके बाद रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आएंगे, तत्पश्चात इसके मतलब आचार्यों का देखेंगे, आचार्यत्व और उनके प्रमुख कवि और उनका काव्य वगैरह देखेंगे। यूजीसी नेट और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका कुछ न कुछ कविता लगा ही रहता है। बिहारी और केशव, घनानंद, ये लोग तो बहुत मुख्य कवि हैं। इनकी रचनाएं हमें हाई स्कूल इंटर से ही शुरू होना मिल जाती हैं, हाई स्कूल इंटर से ही मिलती हैं। और घनानंद वगैरह की तो बहुत चर्चित पंक्तियां हैं। बिहारी तो कहा जाता है बिहारी ने 700 दोहे, 716 या 713 दोहे बनाए। इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, 1 मिनट में ज़रा देख लेती हूँ इस चीज़ को। चिंतामणि बिहारी, बहरहाल इस चीज़ को मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि 713 या 716 हैं दोहे। इनके जो है
एक प्रश्न आया था मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में कि इनका जो काल है इसको ऑर्नामेंट कहते हैं कि मतलब ऐसे करके था। तो उसमें अलंकरण का मतलब ऑर्नामेंट से होना था। बहुत लोगों का प्रश्न गलत भी हुआ था। तो और इस काल के अगर प्रमुख कवियों की बात करें तो चिंतामणि त्रिपाठी, बेनी महाराज बिहारी, घनानंद और मतीराम, भूषण, कुलपति, कालिदास, श्रीधर, सूरती, अली मुहिब खां, तोषनिधि, बेनी प्रवीण, जसवंत सिंह, पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि आदि बहुत सारे कवि रहे हैं। अगर हम सबका नाम लेने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह समय जो है मुगलों के वैभव के चरमोत्कर्ष का काल था, जिससे हमें इस काल की रचनाओं में सामाजिक परिस्थितियों का, आम जनमानस का कोई विशेष चित्रण नहीं मिल पाता है। और ये जो है काल अपनी भव्यता, अपनी शोभा, अपने वैभव, राज दरबारों के वैभव और स्त्रियों के मानसिक सौंदर्य, मांसल सौंदर्य का ही वर्णन करने में समाप्त हो जाता है। इस काल में राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों और कवियों का दरबारों में प्रश्रय देते थे, जिससे कि वे उनका जो है मनोरंजन कर सकें। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया था उसे शाहजहां ने दक्षिण भारत तक विस्तृत किया। इसी काल में शाहजहां के बाद जब औरंगजेब ने सत्ता संभाली तो धार्मिक उपद्रव शुरू हो गए। परिणाम स्वरूप उसका शासनकाल इन्हीं उपद्रव में समाप्त हो गया। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ। यह शासन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और मुगलों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य में ही हुआ और मुगल साम्राज्य के समान ही कारुणिक रहा। मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कलह के शिकार होकर पतनोन्मुख हो गए। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव, विलास का समर्थन हाकिन्स ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भी किया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिस्थितियों को अगर हम देखें तो इस काल के आदि से अंत तक हम घोर अधःपतन का युग कह सकते हैं। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, जिस कारण सामंतशाही का प्रभाव जनसामान्य पर भी पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। इस वर्ग के श्रमजीवी और कृषक लोग, सेठ, साहूकार, व्यापारी आदि सभी शोषित थे, क्योंकि राजशाही का मामला था। सब पर राजशाही हुकूमत थी। इस तरह से लगता है इसको पढ़ करके। हाँ, जनसाधारण की चिकित्सा तक का भी प्रबंध नहीं था। ऐसी दयनीय दिशा में लोग भाग्यवादी या नैतिक मूल्यों से रहित थे। कार्य सिद्धि के लिए उत्कोच मतलब कि घूस लेना आम बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। इस कारण भी विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। नारी इस युग में मात्र भोग्या बनकर रह गई। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। कन्याओं का अपहरण अभिजात वर्ग के लोगों के लिए बहुत आम बात हुआ करती थी। कहा जाता था कि जाकी बिटिया सुंदर देखी, ताघर डारी दही तलवार। इस तरह से लोग कन्याओं का हरण कर लेते थे। बहुविवाह की प्रथा थी ही, क्योंकि पत्नी को भोग्या माना गया। अभिजात संस्कृति और नैतिक मूल्यों का इस युग में पूर्णतः ह्रास हुआ है। सांस्कृतिक परिस्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ सांस्कृतिक परिस्थिति भी काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति भी औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त हो गई थी, जिसके कारण औरंगजेब की कट्टरता ने धार्मिक कार्य व्यापार पर भी अपना असर डाला था। अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करते थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ पुजारी और मौलवी उठाते थे। रामलीलाओं और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव केवल मनोविनोद तक ही सीमित था। साहित्यिक परिस्थितियाँ इस काल में ऐसी थी कि इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह काल अत्यंत समृद्ध रहा है। इस काल के कवि साधारण परिवार से होते थे, परंतु उन्हें सही वृत्ति मतलब कि जीविका या पारिश्रमिक कह सकते हैं कि मिल जाती थी, जिससे उनकी गणना प्रतिष्ठित लोगों में की जाती थी और जिसके भी अंदर कला थी उसका सम्मान था। कलाकारों का, कवियों का, रचनाकारों का, साहित्यकारों का इस युग में बड़ा सम्मान रहा है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए उचित सम्मान भी दिया जाता था, इसके साथ पारिश्रमिक दी ही जाती थी।
और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता था। वे चमत्कारपूर्ण काव्य रचना करने को कवि कर्म की सफलता मानते थे, जिस कारण उनका काव्य श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया। अच्छा, इस काल को अगर हम नामकरण की दृष्टि से देखें तो मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, भागीरथ मिश्र व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है, और जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर बहुत सारी बात हो गई तो आप लोग सुनेंगे भी नहीं, और अगर सुनेंगे भी तो बोरियत महसूस होगी। तो हम अगले वीडियो में रीत काव्यधारा की रीति निरूपणता का, श्रृंगारिकता का, अलंकारिकता का और इन सब का वर्णन अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, धन्यवाद।